दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ बाजार में 29 नवंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 के बीच में खुल रहा है। आईपीओ में कंपनी ने अपने शेयर की जो प्राइस रखी है फेस वैल्यू वो है ₹2 प्रति शेयर। प्राइस बैंड की बात की जाए तो 420 रुपए से 441 रुपए प्रति शेयर रखी गई है और एक लॉट में कंपनी ने डिसाइड किए हैं 34 शेयरों को। टोटल इश्यू साइज दोस्तों है 846 करोड़ 25 लाख रुपए का और पूरा का पूरा जो इश्यू साइज है 846 करोड़ 25 लाख रुपए ये ओएफएस है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा दोस्तों प्रमोटर्स के पास जा रहा है, एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है। दोस्तों ये जो पूरा इशू है, अगर क्यूआईबी की बात करें तो उन्हें 50% दिया जाएगा। रिटेल निवेशकों को 35% ऑफर किया जा रहा है। एनआईआई एचएनआई के लिए बात करें तो 15% रिजर्व रखा गया है। अब कुछ टाइमलाइन की बात करें तो 29 नवंबर को ये इशू खुलेगा फ्राइडे के दिन और क्लोज होगा दिसंबर 3 ट्यूसडे यानी मंगलवार। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 4 दिसंबर 2024 और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर शेयर नहीं मिलेगा तो 5 दिसंबर 2024 को आपका पैसा रिलीज हो जाएगा और अगर मिल गया शेयर तो 5 दिसंबर 2024 को आपके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा। लिस्टिंग होगी एक नई कंपनी की 6 दिसंबर को, यानी कि सुरक्षा क्या आपकी ये सुरक्षा करते हुए नजर आएगी निवेश के टर्म्स में, ये देखना होगा। 6 दिसंबर 2024 से बाजार की राह में ये आते हुए नजर आएगी। अब किस तरह से लॉट साइज फाइनल किए गए हैं, रिटेल में एक लॉट के लिए 34 शेयरों के लिए 14,994 रुपए आपके लगाने होंगे और यही जो है एक एक लॉट बढ़ता हुआ 13 लॉट तक पहुंचेगा रिटेलरों के लिए 442 शेयरों तक। 1,94,922 रुपए तक पहुंचेगा। 2 लाख के अंदर आप रहेंगे, रिटेलर माने जाएंगे। और उसके बाद एसएचएनआई मिनिमम में 14 लॉट 476 शेयरों के लिए 2,09,916, ये हो गए 2 लाख के ऊपर वाले और 10 लाख के नीचे वाले। अब आप एक एक करके बढ़ेंगे और 66 लॉट तक पहुंचेंगे। एसएचएनआई मैक्सिमम में 2,244 शेयरों के लिए 9,89,604 तक पहुंचेंगे। आप 10 लाख तक सीमित रहेंगे। अगर 10 के ऊपर आपको लगाना है तो आप बीएचएनआई कैटेगरी माने जाएंगे। 67 लॉट के लिए 2,278 शेयरों के लिए आपको अप्लाई करना होगा और पैसा लगाना होगा 10,04,598 रुपए। तो ये रहे कैटेगरी जिस भी आप सुटेबल पाते हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड क्या डायग्नोस करती है, यानी किस चीज की जांच करती है। 2005 में कंपनी स्थापित हुई थी और कंपनी ऑफर करती है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी। कंपनी के पास सेंट्रल रेफरेंस लैबोरेटरीज है विथ 8 सैटेलाइट लैबोरेटरीज है। 8 सेंट्रल लैबोरेटरीज के अलावा जो है कंपनी के पास जो है 8 सैटेलाइट लैबोरेटरीज है और 215 कस्टमर टच पॉइंट कंपनी ने बनाए हुए हैं और 49 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर होते हैं। सैंपल कलेक्शन जहां पर ब्लड वगैरह लिया जाता है। एज ऑफ 30 जून 2024 का ये डेटा है दोस्तों। कंपनी अपने ऑपरेशंस करती है मुख्य रूप से बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और मेघालय में। तो कुल मिलाकर के ये कंपनी जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काम करते हुए नजर आ रही है। ईस्टर्न इंडिया में ये कंपनी काम करती है। कंपनी कस्टमर को ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी सुविधा भी देती है और जिसमें कि 44 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इसके साथ काम करते हैं और 120 पॉलीक्लिनिक्स हैं कंपनी के पास विथ मोर देन 750 डॉक्टर्स कंपनी के पैनल में इम्पैनल्ड है। कंपनी का दावा है कि कंपनी का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स के साथ इक्विप्ड है और कंपनी इसको यूज करती है अपने सभी टेस्ट में। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी के पास है जो कि फुली इंटीग्रेटेड है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ और उसमें कंपनी पिक्चर आर्काइव कम्युनिकेशन सिस्टम भी यूज करती है और इसका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ईआरपी बेस्ड है, जैसा कि सभी कंपनियों में होता है। तो यहां भी कंपनी के पास ईआरपी है। कंपनी का कहना है कि कंपनी ऑफर करती है वैक्सीनेशन सर्विसेज और कस्टमाइज्ड टेस्टिंग पैकेज अलग अलग रोगों के लिए, यानी डिसीज प्रिडिक्शन और अर्ली डिटेक्शन के लिए कंपनी के पैकेज हैं जो कि आप कोई भी कस्टमर लेके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कंपनी डिजिटल पैथोलॉजी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ब्लड टेस्ट करने में सफल होती है और सभी रेडियोलॉजी और रिपोर्टिंग कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करती है, जिससे कि केस की रिपोर्टिंग जो है सभी सेंटर पर उपलब्ध हो जाती है, जिसमें कि कंपनी जो है टर्न अराउंड टाइम जो है वो काफी कम कर लेती है, यानी कि टेस्ट में काफी कम समय कंपनी को लगता है। अब अगर बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की, जो कंपनी बताती है वेल पोजीशन डायग्नोस्टिक चेन है कंपनी का, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है ऑफरिंग पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग और मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स और वेल इन्वेस्टेड एंड टेक्नोलॉजी एडवांस क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंपनी जो है कमिटेड है क्वालिटी ड्राइविंग हाई इंडिविजुअल कंज्यूमर बिजनेस शेयर और कस्टमर रिटेंशन के लिए।
तो इस तरह से कंपनी के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है। तो ये कहना है कंपनी का। दोस्तों फिलहाल मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं। ये कंपनी की वेबसाइट है जहां पर कंपनी हेजल फ्री ब्लड सैंपल कलेक्शन एट होम का यहां पर एक एडवर्टीजमेंट लगाई हुई है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं यानी कि सर्विसेज की बात करूं जो आपके सामने है, इमेजिंग में आप देखिए एक्सरे, एमआरआई वगैरह यहां पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ये इमेजिंग एक कैटेगरी है, न्यूरोलॉजी एक कैटेगरी है दोस्तों, और कार्डियोलॉजी एक कैटेगरी हो गई, गैस्ट्रो एक कैटेगरी हो गई दोस्तों, और पैथोलॉजी एक कैटेगरी हो गई। और इसमें इसके अंदर जो है तरह तरह के सर्विसेज कंपनी अलग अलग हेल्थ पैकेज के जो टेस्ट हैं डायग्नोसिस करती हुई कंपनी नजर आती है। अब देखिए यहां पर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे बुक अ टेस्ट, कंसल्ट अ डॉक्टर, फुल बॉडी चेकअप, डाउनलोड रिपोर्ट, ये सारा कुछ जो कि आपको नॉर्मली दिखाई देता है अलग अलग कंपनियों में भी, तो उस तरह से कंपनी इसको करते हुए नजर आती है। अलग अलग जो पैकेज है वो भी यहाँ पे कंपनी ने दिखाए हुए हैं कि आप 40+ मेल, 60+ फीमेल, 60+ मेल्स, तो अलग अलग पूरा जो टेस्ट है वो आप इस कंपनी की सहायता से इसके कस्टमर्स ले सकते हैं। अगर इसको पूरा मैं सी ऑल करता हूं तो यहाँ पे आपको पूरा ये एक साथ दिख जाएगा। 30 इयर्स लीगेसी कंटिन्यू कर रही है कंपनी। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद आइए दोस्तों कंपनी के 3 साल के फाइनेंशियल्स पर बात करते हैं। 31 मार्च 2022 पे कंपनी का जो एसेट्स रहा 275 करोड़ रुपए था, और एसेट्स बढ़कर के 2023 फाइनेंशियल में हो गया 281 करोड़, और अभी फिलहाल 2024 फाइनेंशियल में 300 करोड़ रुपए रहा। इसकी बैकअप क्या बोरिंग से है दोस्तों, 19 करोड़ की बोरिंग 2 साल पहले 2022 में, 14 करोड़ वो घटी, और उसके बाद जो है 8 करोड़ 64 लाख। तो बोरिंग फिलहाल जो है कंपनी ने कम की है। रेवेन्यू पर आते हैं, देखते हैं 225 करोड़ की रेवेन्यू 193 करोड़ हो जाती है 1 साल के अंदर, और फिर उसके बाद ये 2024 में 222 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले 225 करोड़ को अभी क्रॉस नहीं कर पाई है। 30 जून 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने 61 करोड़ 85 लाख रुपए का सेल किया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 20 करोड़ की जो प्रॉफिट थी वो घट के 6 करोड़ हो जाती है, उसके बाद 23 करोड़ रुपए, यानी कि अभी पुराना जो आपने सेल्स जो है वो क्रॉस नहीं किया है 2022 वाला, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपने खर्चे वगैरह काट के यहाँ पे 23 करोड़ रुपए आप प्रॉफिट दिखाने में सफल हो गए। 7 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉफिट जो है यहाँ पर 30 जून 2024 की है। नेटवर्थ कंपनी के पास 187 करोड़ रुपए का यहाँ है, और रिजर्व की बात करें तो 167 करोड़ रुपए का है, जो कि डिसेंट तरीके से धीरे धीरे ग्रो करता हुआ आपको नजर आ रहा है, चाहे वो नेटवर्थ की बात करें चाहे वो रिजर्व्स की बात करें। तो ये नंबर है कंपनी के। कुछ और नंबरों की बात करें दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.46%। तो यहां पे ये दोनों चीजें जो है थोड़ी इंप्रेसिव रखने की कंपनी ने कोशिश की है, रखने की कोशिश मतलब कंपनी ने की है। और डेट इक्विटी रेशियो <1 है, जो कि एक अच्छी साइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14%, और प्राइस टू बुक यहां पे 13 रखा गया है। और पैट मार्जिन जो है कंपनी का, पैट मार्जिन की बात करें तो 10% है, तो 10% 10.57। इसके अलावा दोस्तों अगर पीई की बात करें, प्री आईपीओ पीई की बात करें तो कंपनी का प्री आईपीओ पीई जो है वो है 99 के आसपास। तो दोस्तों 99 के यहां पर वैल्यूएशन के साथ, और 13 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है कंपनी ने, 4 का यहां पर ईपीएस रहेगा। तो कंपनी के कंपैरिजन में अगर डॉक्टर लाल पैथ की बात करें तो 42 का यहां ईपीएस है, और 77 का यहां मार्केट पीई दे रहा है। और अगर आप आगे चलें तो मेट्रोपोलिस है यहाँ पे 24 के अराउंड ईपीएस देने में सफल है, और 89 का पीई मार्केट दे रहा है। थायरोकेयर की बात करें तो 13 और 65 पीई है, और विजय डायग्नोस्टिक की बात करें तो 11.5 के आसपास है, और 86 मार्केट यहाँ पर पीई दे रहा है। तो अलग अलग साइज की यहाँ पे कंपनियां हैं जो कि अलग अलग वैल्यूएशन के साथ मार्केट में उपलब्ध हैं। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको यहाँ पे रखता हूं, जो कि आरएचपी से मैंने यहाँ निकाला है। आरएचपी से को पढ़ने के बाद आपको यह दिखेगा कि कंपनी ने बताया कि 96.4% इसकी जो रेवेन्यू है वो केवल एकमात्र स्टेट से आ रही है, और वो है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल से आप इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वेस्ट बंगाल में अगर वहां की सरकार किसी भी तरह का रेगुलेशन और किसी भी तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर आपके लिए या आपके इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से अगर बदल देती है, तो यहां एक रिस्क का फैक्टर हो सकता है। आप पॉजिटिव आपका वही स्ट्रेंथ है, और हो सकता है वही आपका नेगेटिव भी हो जाए। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कि ये जो सेक्टर है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। कोई भी सेक्टर होता है देखिए हाईली कॉम्पिटिटिव ही होता है, लेकिन और ये भी है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया के जो भी मार्केट है उसमें से कंपनी के पास केवल है 1.15 to 1.3% मार्केट शेयर, जो कि काफी कम यहाँ पे माना जाएगा।
कंपनी जो B2B सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उनसे टाई अप करके वहां से अगर सेल की बात की जाए, और कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ जो भी टाई अप कंपनियां करती हैं, तो उस तरह से इस कंपनी ने भी टाई अप किए, तो वहां पर केवल कंपनी के पास 6.17% का रेवेन्यू आता है। तो वो अगर बढ़ाने में कंपनी सफल होगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें अगर ड्रॉप आता है तो यहां पे इनके सेल पे इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, पड़ भी गया तो भी कंपनी के सेल्स जो है वो डाउन ही होंगे। अब दोस्तों अगर बात करें कि इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि इतना ज्यादा यहां पे मुझे समझ में आया कि कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स ने पर्सनल लोन ले लिया। अब कंपनी के पर्सनल लोन ले लिया और कंपनी पर्सनल लोन ले लिया प्रमोटर्स ने और गारंटी दी कंपनी ने, तो ये एक मैटर ऑफ जो है वायलेशन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और मैटर ऑफ वायलेशन था कंपनी लॉ का। तो वहां पर कंपनी ने जो है अपनी गलती मानी भी है और ये मैटर जो है वहां से कंपनी ने कहा कि ये मैटर जो है सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है खड़ा ही तो हो जाता है। और दूसरी बात, कंपनी जो है अभी फिलहाल 24 का जो एजीएम है वो भी करने में सफल नहीं रही। उसने बताया कि कुछ ऑपरेशनल इशू थे जिसके कारण कि कंपनी ने एजीएम नहीं किया है, उसके लिए समय मांगा है कंपनी लॉ बोर्ड के रीजनल ऑफिस से। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि भाई आप एजीएम ही नहीं कर पा रहे हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये सीरियस मैटर हो जाता है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इक्विटी शेयर्स को प्लेस किया हुआ था, हालांकि अभी ये जो शेयर्स हैं वो फ्री कराए जा चुके हैं और ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो है वो उनको ईज आउट करने के लिए, उनके रिक्वायरमेंट के लिए इसको प्लेज किया गया था। कंपनी के अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, कुछ लाइबिलिटीज जो है वो फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं अगर केसेस जो है अगर इनके खिलाफ फैसले आते हैं। दूसरी तरफ एक मोस्ट नेगेटिव चीज मैं आपको यहां बताता हूं और वो है कि कंपनी का ये जो पूरा का पूरा इशू है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी 800 करोड़ 850 करोड़ के आसपास कंपनी यहां पर कंपनी नहीं लेके आ रही है, उसके प्रमोटर्स जो कि कंपनी का पार्ट अभी तक रहे हैं वो यहां से सेल करके निकल रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना, मेडिकल नेग्लिजेंस के दायरे में आता है। जो टेस्ट वगैरह किया जा रहा है या जो भी रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एक मैटर ऑफ लीगल जो बैटल होता है वो बन जाता है क्लाइंट्स कस्टमर्स के बीच में कंपनी का। दोस्तों यहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू है B2B में मैंने बताया था, और B2C में कंपनी यहां पे 93.83% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंज्यूमर को अगर अट्रैक्ट करने में, उन्हें रिटेन करने में अगर कंपनी सफल नहीं होती है तो सीधा सीधा उनकी जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी। और एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पे आरएचपी में मैंने देखा कि क्रिसिल ने इनकी रेटिंग जो है इन द पास्ट डाउनग्रेड की थी। ये जो रेटिंग होती है दोस्तों ना, ये बॉन्ड और डिबेंचर जब आप इशू करते हैं उसके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी को कभी भी अगर पैसे की जरूरत होती है, बॉन्ड मार्केट में अगर कोई भी निवेशक वो देखता है तो रेटिंग दिखता है, और क्रिसिल ने इसको डाउन कर दी थी इन द पास्ट। ये जो भी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, और थर्ड पार्टी में एक ये भी चीज है कि वो कंपनी में हिस्सेदार भी हैं, करीब करीब 15% के लिए वो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट भी हैं। और अगर थर्ड पार्टी को ये मैनेज करने में और उसकी क्वालिटी और उसकी और सप्लाई मैनेज करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो इन्होंने ये बताया है, स्वयं बताया है कि ये एक मैटर ऑफ रिस्क होता है इनके बिजनेस के लिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मैटर होता है। तो हेल्थ से जुड़ा हुआ मैटर होता है और आम आदमी, एक जनता का एक सेंसिटिव इशू होता है। तो सरकार कभी भी इसमें प्राइसिंग कर सकती है, फिलहाल तो नहीं करती, भविष्य में कर सकती है। कोरोना के समय में आपने देखा था कि कोरोना के समय में एक हाई प्राइस बैंड अलग अलग जांच का सरकार करती हुई नजर आई भी थी। और दोस्तों यहां पर ये पॉजिटिव भी है, आप कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। 166 कलेक्शन सेंटर्स में इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं फ्रेंचाइजी, और जो कि 161 की संख्या में है। तो कंपनी को ज्यादा निवेश यहां पे नहीं करना पड़ा, कंपनी लेस इन्वेस्टमेंट के साथ यहां पर आराम से अपना काम चला रही है। वहीं अगर बात की जाए कि ये 161 फ्रेंचाइजी अगर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो टेस्ट में जो है वेरिएबिलिटी आ सकती है, टेस्ट की क्वालिटी में इशू आ सकता है, वो एक फैक्टर रिस्क का होता है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर का है, और हेल्थ सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं कि लाल पैथ काम कर रहा है या फिर मेट्रोपोलिस काम कर रही हैं। तो ये सब अब आज के समय में एक बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं जिनके की मार्केट शेयर अच्छे खासे आपको नजर आते हैं। सेक्टर आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सेक्टर आउटलुक भी ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और खुद से ही अपनी जांचें अब वो खुद से ही कराने लगे हैं और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बिजनेस आउटलुक इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों जहां तक इस कंपनी की बात है, अगर मैं कंपनी की एनालिसिस करूं तो मुझे ये लगता है
कि कंपनी आई है क्या करने के लिए। कंपनी आई है बाजार में अपना हिस्सा बेचने के लिए, कंपनी के प्रमोटर्स आए हैं इनफैक्ट अपना हिस्सा बेचने के लिए। ये एक भी पैसा कंपनी के पास जाने वाला है नहीं। अगर आप आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरा देखिए 1.5% मार्केट शेयर है और मैं पैसा उठाने आया हूं और ये पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा और हमारा उद्देश्य है कि अगले 2 साल में, अगले 3 साल में हम इस मार्केट शेयर को 5% करेंगे, अगले 3 साल के बाद जो अगले 5 साल में हम इस मार्केट शेयर को 10% करेंगे और हमें इतना इतना पैसा चाहिए। लेकिन इस केस में कुछ होने वाला नहीं है और पैसा जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, पैसा जाने वाला है प्रमोटर्स के पास। सीधी सी बात है कि प्रमोटर्स जो है यहां से निकलना चाहते हैं। और पास्ट में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है वो कंपनी हैंडल करने में मिसमैनेज तरीके से कंपनी ने यहां पे काम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के बारे में कुछ कंसर्न, कुछ चिंताएं जो है मेरे मन में डालती हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर मुझे अपना डिसीजन लेना होता है, आपको इस डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी भी तरह से मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह से कोई भी बाय, कोई भी यहां पे सेल का, कोई भी यहां पे होल्ड का, खैर अभी तो आपने खरीदा ही नहीं है तो होल्ड क्या करेंगे, तो किसी भी तरह के से बाय, सेल और होल्ड का कोई रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। मैं अगर होता तो यहां पर लिस्टिंग के लिए मैं प्रयास एक बार कर लेता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की लिस्टिंग भी होने की यहां पे संभावना होगी। जीएमपी ट्रेंड देखेंगे और मैं आपको जीएमपी ट्रेंड जो है लगातार अपडेट करता रहूंगा, वो आप देखते रहिएगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए अगर मुझे कोई लैब कंपनी ही रखना है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंपनियों की अगर आपको समझ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिसको समझ नहीं है उसको शेयर करिए ताकि उसको इस तरह की जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।